गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, बानी पीटीआई खुलकर बोल पड़े हैं। कहते हैं कि सियासी आदमी हूं और 19 माह से कह रहा हूं कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन उनकी ये फरमाइश किससे है? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या वो सियासी क़यादत से बात करने को बेताब है? कई सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है, और ये भी सवाल है कि क्या इस बार वो अपनी बात पर कायम रहेंगे या फिर से कोई यू टर्न भी ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं और भरपूर तैयारियां भी जारी हैं इलेक्शन के लिए। मुस्लिम लीग नून ने आज बड़ा जलसा किया खानेवाल के अंदर। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने लियाकतपुर में पावर शो किया। मुकाबला कड़ा था, लेकिन पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो पंजाब के अंदर कदम जमाए। कितनी फ्रूटफुल साबित होती है इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना इंतखाबी मंशूर भी लेकर आई है। एक दूसरे के मंशूर पर तनकीद करती हैं, लेकिन दोनों का मंशूर कमोबेश एक जैसा। ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला हुआ है। वजारत दाखिला ने FIA इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या होंगी, उसका इजलास भी हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में बात होगी कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास की, जो ईरान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं उनसे मुतालिक था। इस इजलास के 2.25 घंटे जारी रहने के बाद सूरत हाल क्या बनती है, इस इजलास में क्या तय पाया है, बातचीत क्या हुई है, वो मामला आपके सामने रखेंगे। अभी तक एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन पाक ईरान वज़राए खारजा के दरमियान बातचीत के दौरान इस तनाव को कम करने या खत्म करने पर इत्तफाक हो चुका है। तो जाहिर है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो डिस्कस हुआ वो भी मुस्बत बातें होंगी, उस मामले पर भी बात करेंगे। आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे नून लीग का कला समझे जाने वाले शहर लाहौर की, जिसके तकरीबन 14 हल्के बनते हैं, NA 117 से लेकर NA 130 तक। अब ये वाहिद शहर है जहां पर 20 से ज्यादा ऐसे सियासतदान किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं जो माजी में वजीर आजम, वजीर आला, सूबाई वज़रा या वफाकी वज़रा की हैसियत से काम कर चुके हैं। यानी बड़े बड़े नाम इन हलकों से सामने आएंगे और इन बड़े नामों में चंद एक नाम जो काबिल जिक्र है। NA 130 से नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। NA 117 में नून लीग और PTI के मुतफ़िका उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान साहब होंगे और NA 118 से हमजा शहबाज, 119 से मरियम नवाज किस्मत आजमाई करेंगी। NA 120 से अयाज सादिक मैदान में होंगे। 121 में शेख रुहेल अस्कर होंगे। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक होंगे और 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है क्योंकि पंजाब के अंदर कदम जमाने का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब NA 127 से अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनका मुकाबला होगा अताउल्लाह तारर के साथ। मजीद कुछ हल्कों की बात भी करेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। इफ्तिखार शिराजी साहब हमें ज्वाइन करने, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने TV चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम मौजूद हैं, मईशतदान है, सियासी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अनवर रज़ा साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों की आमद का शुक्रिया। शिराजी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन बानी PTI की फरमाइश कि मुझसे बात करो, मैं बात करना चाहता हूँ, बार बार ये सदाएं आ रही हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये फरमाइश किससे है? और यकीनी तौर पे उन्हीं से फरमाइश है कि जो इस मुल्क में इक़्तिदार कुल के मालिक हैं, और मेरे ख्याल में बाकी जमातें भी जब गुफ्तगू की बात करती हैं तो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अच्छा। सब उन्हीं से बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर वो मुज़ाकरात की बात कर भी रहे हैं तो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, और उनको लगता भी है कि अगर वज़ीर अताब हैं भी सही और जो कुछ हो रहा है वो वहीं से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब वो चाहेंगे कि दोबारा उनकी एक वापसी हो सियासत में, उनके लिए कोई रास्ता बने। गुंजाइश नहीं है उनके लिए? होनी तो चाहिए मेरे ख्याल में। ये तो सदर पाकिस्तान भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि तलखियों को भुलाना चाहिए, गलतियां सबसे हुई हैं, और अगर आप एक जमात की गलतियों को माफ करते हैं तो दूसरे को मेरे ख्याल में इम्तियाजी सलूक हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आज हम गलतियों में भी फर्क है ना शिराजी साहब, हर जमात की गलतियां मुख्तलिफ रही हैं। मेरा ख्याल है अगर हम 9 मई के, अगर आपका इशारा उस तरफ है, तो चीज़ों को थोड़ा सा ओवर एग्जरेट करके भी पेश किया गया। अगरचे लोगों का प्रोटेस्ट था, बट उसको एक मुनज़्ज़म साजिश का नाम देना, क्योंकि अभी तक हम देखें। शिराजी साहब, बड़ा मासूम लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। जब भी PTI की हिस्ट्री रही है, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, PTV पे हमला किया, इन्होंने ब्लू एरिया में प्रोटेस्ट किया, दरख्तों को आग लगा दी, उन बेचारों ने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। फिर अब 9 मई के वाकयात में तो GHQ पे हमला, सरकारी इमारतों पे हमला। लेकिन हम उन ऑडियो टेप्स को भूल जाते हैं जिसमें जजेस से कहा जा रहा है कि जज साहब आपने किसके खिलाफ कितनी सजा मुकर्रर करनी है। मैं बता रहा हूँ जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो टेप्स। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला शायद वो भी आप भूल गए, क्योंकि हमारा
हाफजा थोड़ा सा कमजोर है ना, नहीं नहीं, मुझे सब याद है। दोबारा मेरे शहजादी ख्याल साहब मैं वही कहूंगी कि गलतियों में फर्क है। मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट उतनी ही काबिल एहतराम है, आइन के अंदर उतना ही तहफ़्फ़ुज़ है जितना कि इस मुल्क की अदलिया को दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि, और आज आपने अपने इब्तिदाई में भी बात की है कि इस मुल्क की जो मौजूदा अदलिया है उसको लेके अगर सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है, लेकिन इससे पहले जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में एक बेंच बैठा था, आपको भी याद है, हम सबको याद है बतौर जर्नलिस्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस वक्त की हुकूमत जिसमें 13 जमातें शामिल थी, गलीज तरीन गुफ्तगू की गई। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के इदारे गुफ्तगू की हद तक बातें थी ना, उसमें तो फिर यही तनकीद, तो यही तनकीद से मुराद क्या है? देखिए, तनकीद और हमला दो मुख्तलिफ चीजें हैं शराजी साहब। इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ, मेरा एक नुक्ता नजर अपना कि 9 मई के मामले को अगर आप जो रंग दे रहे हैं या जो आप कह रहे हैं, हम समझते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी, इस मुल्क के एक बड़े काबिल एहतराम इदारे के ऊपर हमला किया गया, बट बेहतर होता कि इसको स्टैम्प करवाएं एक अच्छी न्यूट्रल गैर जानबदार इंक्वायरी से। आज तक उसकी डिमांड की जा रही है कि कोई बिठाएं लोगों को और सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, सारे शवाहिद सामने रखें कि कौन मंसूबा साज था, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए सारा माहौल बनाया कैसे गया। मेरे ख्याल में कि इंक्वायरी कमेटी के जरिए ये चीज़ें अगर स्टैब्लिश हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि ना तो इसके मुजरिम बच पाएंगे, उनको सज़ा मिलेगी, और उसके साथ साथ मीडिया हो या आम आदमी इस बात पे यकीन करेगा कि हाँ वाकई 9 मई का वाकया एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको इस मुल्क के एक ऐसा इदारा है कि उसकी सलामती का मुहाफिज है, उसको टारगेट किया गया था। तो जब तक वो चीज़ें आप नहीं करेंगे, लोगों को आपने पाबंद सलासर रखा, उसके बाद आप उनके खिलाफ एविडेंस लेके नहीं जा सके, आखिर फिर उनको जमानतों पर रिहा करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जरूर है कि आप अगर कोई चीज साबित करना चाह रहे हैं तो उसका ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करें और लोगों को दिखाएं कि जी हाँ बिल्कुल ये लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे। हमें अच्छा, तो कोई इतराज आपकी नहीं। बात बहुत मुनासिब है। जो मैं समझ पाई हूँ, अनवर साहब के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन पूरी पार्टी पे टेरर का टैग लगाना या उनको दहशतगर्द साबित करना ये दुरुस्त नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए सलमा, हम एक जमहूरी मुल्क हैं और सियासी जमातें जो है वो जमहूरियत को फरोग देती हैं। बिल्कुल सियासी जमातों में हमने माजी में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, बाकी माजी में भी गलतियां हुई, वो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त, उसको किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, ना ही दुरुस्त कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बिल्कुल 9 मई के वाकयात में उनके पास उनके खिलाफ अगर एविडेंस है तो हमने पहले भी कहा कि अदालतों में उनका ट्रायल कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। अगर आपने कोई कमेटी तश्कील दी है, कोई कमीशन बनाना चाहते हैं, आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए और अदालतों का सहारा लीजिए। इसमें भी तफरीक होना जरूरी है कि आप किसको मुलविस करार देते हैं। जिसने डंडा उठाया सिर्फ वो इसमें मुलविस था या जिसने प्रोवोक किया वो भी मुलविस? देखिए सलमा, 2-3 चीजें देखना, इन चीजों के लिए कवानीन मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि जो ऑडियो टेप्स आपके सामने आई हैं उनमें वो लोग जो सियासतदान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जो प्रवोक कर रहे थे, वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होंगे। वो लोग जो बाहर जलाओ घराव में मौजूद थे, मुल्क में हमारे कानून मौजूद है, उसके मुताबिक उसे सजा देनी चाहिए। हाँ, इसकी आड़ में मेरा ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे लोग जो इन्वॉल्व नहीं हैं लेकिन उनकी हमदर्दी किसी एक सियासी जमात के साथ है, उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सियासत में और बिगाड़ पैदा होगा और मजीद जो हालात हैं वो खराब होंगे पोलिटिकल पार्टीज के माबैन भी। क्योंकि देखिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज, हमें खुलकर बात करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी वजह क्या है कि उन्हीं के सहारे आप इक्तदार में आते हैं। फिर जब आपने किसी दूसरी सियासी जमात को आपने पीछे हटाना है इक्तदार से, या फिर आपने उनको नीचा दिखाना है, पीछे करना है, धकेलना है, तो आप एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं। लिहाजा अब आपको अपनी सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी पड़ेगी और आपको हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने पड़ेंगे। अदरवाइज सियासी जमातों के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी मुल्क की सियासत पर तो पड़ेगी, लेकिन माशी सूरत जो बिगड़ी है, शायद ये तमाम एलिमेंट्स और ये जो हक़ाइक़ हैं गलतियों पर अनवर साहब मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातें रही हैं। किसी भी सियासी जमात को हम ये नहीं कह सकते कि दूध की दुलिया अपने बलबूते पे कभी भी इक्तदार के अंदर आई हो। सारी चीजें सामने रखते हुए आमिर सईद अब्बासी साहब, सारी गुफ्तगू पीटीआई की तरफ ना चली जाए, बाकी जमातों ने भी आज जलसे किए, उनकी भी बात कर लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो 300 यूनिट मुफ्त देंगे, मरियम नवाज कहती हैं कि हम 200 यूनिट मुफ्त देंगे, इसहाक डार कहते हैं कि ये जो बिलावल 300 यूनिट की बात करे इसके पैसे कहां से आएंगे, तो मरियम जो 200 यूनिट देना चाहती है उसके पैसे कहां से आएंगे? क्या ये फर्जी बातें हैं जो अवाम को ऑफर की जा रही हैं, इनके अंदर कोई जान है? थैंक यू सो मच। एक तो मैं पहले उस पर कमेंट करना चाहता हूँ जो 9 मई के वाकयात डिस्कस हो रहे थे। शिराजी साहब ने जो बात की उससे मैं इख्तलाफ करूंगा। देखिए, सियासी जमातों का
یہ بالکل ضرور حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں وہاں پر آ کر اگر فار ایگزامپل کسی سیاسی رہنما کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی قانون توڑا گیا ہے کہیں سے بھی، تو اس کا ایک متعلقہ فورم ہے، آپ سپریم کورٹ میں جائیں، آپ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں. لیکن یہ آپ اگر ان ساری چیزوں کو جوڑیں جو جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو اس میں تو بہت واضح تھا کہ کیسے تمام لوگوں کو پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں پر جمع ہونا ہے، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، بہت well organized planning تھی. یس. اور دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو لنک کریں جو ہمارے مڈل ایسٹ میں جس طرح ہوا، باقی ممالک میں ہوا، تو کیسے وہاں پر تمام جو وہاں کی فوجیں ہیں، فورسز ہیں، ان کو کیسے کمزور کیا گیا. یہاں پر بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام تر جو منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ اس ملک میں جو ہماری افواج ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی بہت جو ہے وہ اہمیت ہے اس تمام جو ملکی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں، تو اس میں ان کو سیاست میں یوں دھکیل دینا، اور ایک گرفتاری ایک سیاسی رہنما کی وہ ایک عدالت سے ہوئی، ایک نیب کا کیس تھا، اس نیب کے کیس میں گرفتاری ہوئی، اور یوں تمام جو اہم سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پر چڑھ دوڑنا، اور جو پھر وہاں پر شہداء کے مجسمے ہیں ان کے ساتھ جو کیا گیا، پھر وہاں پر تمام ایک جو معتبر ادارے کا تقدس داؤ پہ لگایا گیا. بالکل. اور دوسری دیکھیے جو آپ نے دوسرا سوال کیا وہ بہت اہم ہے کہ سیاسی جماعتوں کا منشور کیا ہے. منشور یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کا آپ کو پتا ہے وہ صرف کاغذی کارروائی کی حد تک ہوتا ہے. پہلے منصوبے کچھ اور بنتے ہیں، بعد میں جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلے بات کری تھی. پی ٹی آئی نے بھی غلطیاں کی. پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو انتخابات ہیں، جو ووٹس ہیں، یہ منشور کی بنیاد کے اوپر تو ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری ملک میں نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور ووٹس کہیں اور سے آتے ہیں. لیکن کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں نہ وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اتنا لانگ ٹرم پلان کر سکیں کہ اس ملک کے مسائل کو انہوں نے کیسے حل کرنا ہے، بلکہ ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ پاور میں آ جائیں. یہاں بھی بحثیت قوم ویسے ہماری نہ اہلی اور نہ لائقی ثابت ہوتی ہے کہ ہم انہی پولیٹیکل پارٹیز کو بار بار اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں ووٹ دے کے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم پھر بعد میں ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، آپ نے یہ منشور دیا تھا، یہ آپ نے کتنے عرصے میں کیوں مکمل نہیں کیا. یہاں پہ صرف ایک سیاسی جماعت کو پسند کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ برادری کا ووٹ ہو گیا، یہاں کسی کو چوائس کا ووٹ ہو گیا. سو کیونکہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی ورکنگ نہیں ہے، تمام خیالی پلاؤ ہیں، تمام خیالی باتیں ہیں، اور انہی کے اوپر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمیشہ سے، اور اس بار بھی بنایا جا رہا ہے. اور جو کوئی 300 یونٹ فری دے رہا ہے، کوئی 200 یونٹ فری دے رہا ہے، یہ سب فرضی بات ہے. پریکٹیکلی یہ چیزیں پاسبل نظر نہیں آتی، اس لیے عوام اپنی تھوڑی سی عقل بھی استعمال کریں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، بریک پہ جانے سے پہلے اس پہ بات کرنے میں بہت ضروری ہے. ہماری عدلیہ کے خلاف جن لوگوں نے مہم چلائی ان کے خلاف بڑے سخت ایکشن کا فیصلہ ہوا، 6 رکنی ایک کمیٹی بنی. آپ کے خیال میں، کیونکہ یہ مہم سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی جاتی تھی، سوشل میڈیا کی امپورٹنس کیا ہے اسپیسیفکلی ان پاکستان؟ پہلے ایک کامنٹ اگر وہی جو بات چل رہی ہے، اجازت ہے آپ کو. دیکھیے میں تو صرف 4 حقائق، زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حقیقت یہ کہ 76 سالہ پاکستان کی تاریخ جو گزری ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 سیاسی گروہ ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کی فوج کے اوپر یا ان کے انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا. ایم کیو ایم اینڈ پی ٹی آئی. ٹی ٹی پی. ایم کیو ایم نے کبھی ڈائریکٹ فوج کے اوپر حملہ نہیں کیا. ٹی ٹی پی نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا نمبر آیا، انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا. میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ دنوں سے جو 193 ممالک ممبر ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے، ان میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی تاریخ ہو کہ ان کے کسی سیاسی جماعت نے یا سیاسی گروپ نے ان کی افواج کے اوپر حملہ کیا ہو. تو یہ تاریخ میں ملتا نہیں ہے ایسا. یہ صرف ہمارے ملک میں ہوا. میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے، کم از کم پچھلے 40-50 سالوں کی تاریخ جو میں نے خود، اس میں مجھے نہیں ملا. اچھا، تیسری حقیقت یہ ہے کہ صرف مئی 9 کو نہیں ہوا. آپ یاد کریں کہ یہ 10 اور 11 کو کنٹینیو کیا، اور اس دوران کسی نے کنڈیم نہیں کیا. آج کی تاریخ تک بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا. صحیح. اچھا، وہ سوشل میڈیا والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے. اور پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک جو ڈیموگرافکس ہے، جو ہمارا جو طبقہ ہے ہماری پاپولیشن کا، جو 18 سے 45 سال کے بریکٹ میں آتا ہے،
وہ لگ بھگ آپ سمجھیے کہ 12 کروڑ ووٹر ہیں، اس میں سے 70% طبقہ وہ ہے جو 18 سے 45 کے درمیان میں گیا، اور 2018 میں ہمارے پاس جو ٹوٹل ووٹر تھے وہ 10 کروڑ کے تھے، اب وہ 12 کروڑ پہنچ گئے، 2-2.5 کروڑ اضافہ اس میں ہوا۔ اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ جو براڈ بینڈ سبسکرائبرز ہیں وہ 2018 میں صرف 5 کروڑ تھے، اور وہ اب جو لیٹسٹ فگر 2024 میں آ رہی ہے وہ 13 کروڑ ہے، یعنی کہ یہ سب لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی ٹارگٹ میں ہیں، زد میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب چاہے وہ فیس بک ہو جائے، یوٹیوب ہو جائے، واٹس ایپ ہو جائے، یہ سارے جو ہیں، ٹک ٹاک اب آج کل بہت پاپولر چل رہا ہے، ٹویٹر کو شامل کر لیں، یہ سارے ویپنائز ہو گئے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایز ہتھیار، جنگی ہتھیار کہہ لیں، سیاسی ہتھیار کہہ لیں، انتخابی ہتھیار کہہ لیں، اس میں سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ پی ٹی آئی۔ ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ تو ایک تو ہمارا آبادی کا وہ حصہ جو 70% ووٹر جو ہیں وہ اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں، پھر سبسکرائبر جو بڑے ہیں 2018-2024 کے درمیان میں، آپ سوچیے کہ 5 سے 13 کروڑ ہو گئے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بالکل، 5 اور یہ مین سٹریم میڈیا کی جو امپورٹنس ہے مجھے لگتا ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کا ایکچوئل بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پہ بھی زیادہ ہولڈ ہماری، اس کو استعمال پی ٹی آئی کرتی ہے، چاہے وہ ججز کے خلاف کرنا ہو، اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اچھا یا برا استعمال صرف پی ٹی آئی کو آتا ہے سوشل میڈیا کا۔ مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف واپس آئیں گے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، انتہائی اہم اجلاس تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، جو کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا۔ تقریباً 2.25 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا۔ اعلیٰ سطحی کی قیادت اس اجلاس کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرل دوسری ڈیولپمنٹ کیا ہوئی کہ پاک ایران وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، تناؤ کو ختم کرنے پر اتفاق ہوا۔ انور رضا صاحب، ایک طرف یہ ٹیلی فونک گفتگو تھی جس پہ اتفاق ہوا ہے کہ یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت یہ کارروائی ہوئی اس سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ ملاقات کر رہے تھے، بالکل سپورٹ چہرے کے ساتھ، کوئی جج نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر ایران ایسی حرکت اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے تو کیا ان کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ تناؤ واقعی ختم ہو جائے گا، کوئی اس میں عوام نہیں ہے؟ دیکھیے سلما، قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور کیبنٹ کا جو اجلاس ہے اب اس میں ان کو انڈورس بھی کیا جائے گا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آپ کی سوورنٹی کو چیلنج کرتا ہے اور آپ کے در اندازی کرتا ہے آپ کے علاقے میں، تو ڈیفینیٹلی دوسرے ملک کو جواب دینے کا حق ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ سفارتی آداب یہ ہیں، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے، فوری طور پر سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے جاتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب ایران والا یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے پراکسی وار جو ہے نا وہ لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں یہاں سے پاکستان میں جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ وہاں پہ جا کر پناہ لے لیتے ہیں، اور یہ معاملہ بہت پہلے کا ہے، اس کو ٹیک اپ کیا جا چکا ہے وزراء خارجہ اور گورنمنٹ لیول پر۔ بڑی ہائی لیولز کی جو میٹنگز ہیں وہ پہلے بھی ہو چکی ہیں اور اب بھی ہونی تھی۔ سب میٹنگز کو، اہم میٹنگز کو، اجلاس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ جو وزیر خارجہ ایرانی تھے وہ وہاں پر اپنے ملک میں موجود تھے، ان کو یہاں سے روک دیا گیا کہ آپ اپنے ملک میں موجود رہیں، اور ہمارے جو وہاں پر ایمبیسڈر تھے ان کو پاکستان واپس بلا لیا گیا۔ اتنا ریپڈلی اس طرح کے ڈیسیژنز نہیں لیے جاتے۔ ایمبیسڈر کو واپس بلایا لیکن سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے، یہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں۔ دیکھیے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ سفیر کو واپس نہیں بلانا چاہیے، نہیں بلا لیا، ڈاؤن۔ ہاں جی، دیکھیے بالکل، دیکھیے یہ جو کوئکلی رسپانس کیا گیا نا، رسپانس جو تھا ہماری طرف سے، اس طرح میں کہتا ہوں سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں اتنا ہوتا نہیں ہے۔ آپ پہلے وزراء خارجہ نے بعد میں بات کی، پہلے بھی بات کی جا سکتی تھی۔ نہیں تو انور صاحب ایک مجھے بات ذرا سمجھائیں، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کا کوئی فیملی ممبر وہاں پہ موجود ہو، آپ اس کو کہیں گے تم ادھر ہی رکو میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ اس کی بات کریے تو سلالہ پہ کیا ہوا تھا، ادھر آپ نے کیا کر لیا؟ اچھا کچھ نہیں کر لیا تو بھی میں کچھ نہ کرتی، یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی کچھ نہیں کرتا۔ نہیں یہ نہیں چاہتے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں۔ دیکھنا آپ کے ہمسایہ تبدیل نہیں ہوتے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ لوگوں کے جذبات سے تو ملک نہیں چلتا، چلتا ہے ملک آپ کے عقل اور دانش سے۔ آپ کے ساتھ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں، آپ کے ساتھ دیکھیے آپ کے افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیا ہیں، اب ایران آپ کے ساتھ نہیں، اب دیکھیں وجہ کو چھوڑ دیجیے، اب آپ یہ دیکھیے ایران کے ساتھ تعلقات ہوں گے، خراب ہوں گے تو آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے؟ آپ کو تو پہلے کمزور کر دیا گیا۔ ہم مار کھانے کے لیے دیکھیے مار کھانے کے
की बात नहीं है। देखना पाकिस्तान शुरुआत किसने की? नहीं, ईरान ने की, ईरान की तरफ से हुआ ना, उसको रिस्पॉन्ड किया ना पाकिस्तान ने, रिस्पॉन्ड किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो ताल्लुकात होते हैं, देखना हमारा इंडिया के साथ झगड़ा है, हमारा अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात कशीदा है, अब हम ईरान के साथ भी हालात कशीदा हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना होगा। पहले हम माशी तौर पर तबाह हैं, अगर हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी बढ़ जाती है, खुदा ना खास्ता आपके मुल्क में मजहबी मुनाफरत बढ़ जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें इस वक्त बड़े सब्र और तहम्मुल से, हमें किसी ने रोका तो नहीं ना कि हम जवाब नहीं दे सकते या हम इतने कमजोर हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने जज्बात को एक तरफ रखकर हमें अक्ल और दानिश से काम लेने की जरूरत है। मैं कहता हूँ सब्र और तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। अब वज़ीर खारजा ने बात की ना, आपने खुद अब कहा कि उन्होंने कहा कि हम इस कशीदगी को कम करेंगे और हम बायलैटरली बात करके आगे बढ़ेंगे। जिस वक्त हम रिस्पॉन्स प्लान कर रहे हैं उस दौरान अगर हमारा सफीर वहां पे मौजूद है तो उसका रिएक्शन क्या होगा ईरान की तरफ? आप खुद सोचें कि हमने अपना बंदा उनके हवाले कर दिया और फिर हमने उन पे स्ट्राइक बैक किया, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो हमारे एम्बेसडर को वहां पर यरगमाल बना लेंगे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इस तरह नहीं होता। देखिए मैं सिर्फ आपको समझाने की बार बार ये कोशिश कर रहा हूं, देखिए पाकिस्तान को किसने जवाब देने से रोका है? हम एटमी मुल्क है ना, हम एटमी मुल्क है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने कुछ किया तो हम उधर से जंग हमारे हम तो पहले सर जंग का शिकार हैं। आपका क्या ख्याल है? हम तीनों अपने जो हमसाया उनके साथ बिगाड़ कर हम आराम से बैठ जाए पाकिस्तान? नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ये किसी जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसकी साजिश हो कि पाकिस्तान और ईरान को फिर लड़वा दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। डेटरेंस को बरकरार रखने के लिए मुझे बताइए, मैं तो आपको अपने दिफा का हक रखते नहीं, दिफा का हक कौन आपसे छीन रहा है? मुझे ये बताइए, आपसे दिफा का हक कौन छीन रहा है? दिफा का हक किसी ने छीना आपसे? कोई छीन सकता है? वापस क्यों ना बुलाए? नहीं चले एम्बेसडर वापस आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे वापस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस मामले को जज्बात से ज्यादा अक्ल और दानिश से और सब्र और तहम्मुल से आपको निपटने की जरूरत है। देखिए जवाब दिफा का हक तो आपके पास मौजूद है ना, इसका मतलब है आप चाहती हैं एटम बम हम वहां पे फेंक दें, ये भी तो मुमकिन है ना। मुझे बताएं, हमें तो ये करना, मैं सिर्फ पाकिस्तान, देखें जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, मैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपना ये तजिया दे रहा हूं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब, अफगानिस्तान जो कभी हमारा मरूने मिनट हुआ करता था अब वो हमें आंखें दिखा रहा है, इधर से हम ईरान के साथ हमारा झगड़ा बढ़ जाएगा तो ये फायदा किसको होगा? इंडिया को होगा। डॉक्टर साहब को बात देखिए पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ, अब ये बड़ा क्लियर हो गया है कि ईरान ने रियलाइज कर लिया है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक, ये ग्रोस मिसकैलकुलेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ईरान ये समझता था कि मैं सीरिया के ऊपर फेंक देता हूं, बम फेंक देता हूं, मिसाइल फेंक देता हूं, मुझे तो कुछ नहीं होता, इराक के ऊपर फेंक देता हूं, कुछ नहीं होता, तो शायद यही काम अगर मैं पाकिस्तान के साथ करूं तो ऐसा ही होगा। तो ये उसके बिहाफ पे जो फौजी मैं समझता हूं जो फैसला साजी का तरीका कार है उसमें बड़ी कमजोरियां नजर आई हैं ईरान के अंदर। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने ये करना, उन्होंने बाकायदा बहस की होगी, उसमें सिविलियन लीडर्स बैठे होंगे, उसमें फौजी लीडर बैठे होंगे और एंड में जो फैसला निकला कि हमने मिसाइल्स फेंक रहे हैं, ये अब पता चला और ईरान को मेरा ख्याल है कि पूरी तरह इसका एहसास हो गया है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ जो रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं कि वो जिसको हम कहते हैं प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स, बहुत ही मुतनासिब, जो ईरान ने हमारे साथ हरकत की थी बिल्कुल उसके प्रपोर्शनेट रिस्पांस दिया गया है। ये दुरुस्त फैसला था जो एम्बेसडर्स को वापस बुलाया गया। मैं समझता हूं कि ये जो फौजी रिस्पांस आई है वो तो शायद दुनिया में इस वक्त जो डिफेंस एनालिस्ट उसको गौर से देख रहे हैं, उनका ख्याल है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिस्पांस थी। आप देखिए इसके अंदर JF-17 हमने डिप्लॉय किए, अब पहले से उनका जो पूरा एयर स्पेस है उसको जैम किया गया होगा, वरना उनको पता चल जाता कि हमारे JF-17 आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है वो शायद पहले दुनिया को पता नहीं थी। इन्होंने कंप्लीट जैम किया है ईरान की एयर स्पेस को, फिर हमारे JF-17 गए हैं, फिर हमारे पास जो जिसका मुझे इल्म नहीं था, जिसको हम कहते हैं लॉइटरिंग ड्रोन्स, यानी कि वो ड्रोन सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं जब तक उनको अपना निशाना नहीं पता मिलता। जब निशाना मिलता है तो फिर वो जाके उसके ऊपर हिट करते हैं। इसी तरह प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर, और ईरान ने, आपको याद हो, उन्होंने फौरन उसके बाद ये बयान दिया था कि कोई ईरानी शहरी नहीं मरा है। इसका मतलब ये है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि वहां पे पाकिस्तानी शहरी थे, दहशतगर्द मौजूद थे और वो ईरान की सरजमीन के ऊपर मौजूद थे, और जो पाकिस्तान का हमला है वो प्रिसीजन अटैक था, वो उसके ऊपर लगा। अब जो अनवर साहब कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं।
देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त मल्टीपल क्राइसिस है, ठीक है, ईरान का क्राइसिस है, अफगानिस्तान का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का जिक्र कर लें, इंडिया की तकरीबन 4 कोर जो नॉर्दर्न कमांड में बैठी हुई हैं, 3 कोर उनकी वेस्टर्न कमांड में हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमको टारगेट बना के बैठी हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो टेररिज्म का रेट, अब सोचिए कि 750 हमले हैं पिछले 12 महीनों के अंदर। आपने मिलकर एक पॉइंट अनवर सर इसमें ऐड कर लीजिए। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहता है कि 4,12,000 उसको सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए और 2,77,000 शॉर्ट हैं, ठीक है। अब इतने मल्टी क्राइसिस आ रहे हैं आपके ऊपर, तो इसमें एक और क्राइसिस हम अफोर्ड इसमें नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तरजीहात क्या हैं मुल्क की। इस वक्त तरजीहात क्या हैं? क्या आपने बॉर्डर से अपने सिपाहियों को, फौज को बुलाना है और इलेक्शन ड्यूटी पे लगाना है? फोकस क्या होना चाहिए और तरजीहात क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये जरूर शायद डिस्कस किया गया होगा। शिराजी साहब, फरवरी में हमारे इलेक्शन होने वाले, मार्च के अंदर ईरान के अंदर, ये जितना कुछ भी हुआ ये सब कुछ ईरान को भी पता था कि हमारी ट्रेड भी होती है, हमारे शहरी इधर से उधर, उधर से उधर आते जाते रहते हैं, ये सारी चीजें थी। सब सामने रखते हुए अगर एक मुल्क ने हरकत की, डॉक्टर साहब का, अनवर साहब का व्यू पॉइंट ये है कि हमें, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें अपने सफीर को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। नहीं, मैंने कहा कि दुरुस्त फैसला किया। दुरुस्त फैसला, मैंने भी कहा ये सफीर वापसी की बात नहीं, वो आपने कहा ना कि खुदा न खास्ता हमारे सफीर को वहां पे कुछ कर लिया जाए। ये नहीं, देखिए सफीर की वहां पे मौजूदगी गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन वहां पे भी तो ग्रुप्स मौजूद होते हैं ना, मतलब सलमा, थ्रेट्स भी रहते हैं। इससे पहले कि मैं आपके इस पे करूं, तो मैं थोड़ा सा पहले सेगमेंट में जो 9 मई के लेके थोड़ा सा रॉन्ग मैसेज चला गया। मेरा नुक्ता ये था कि अगर आपने इस मुल्क में 71 के साने की तहकीकात करा के स्टैम्प किया कि इस मुल्क के मुजरिम कौन है, अगर आपने एबटाबाद कमीशन की तहकीकात करके बताया कि सिक्योरिटी लैब्स के मुजरिम कौन है, तो 9 मई के वाक़े की भी आप तहकीकात करके कमीशन के थ्रू स्टैम्प करें कि इस मुल्क के मुजरिम कौन है कि जिन्होंने मुल्क की सलामती के इदारे के ऊपर हमला किया है, वरना ये कंट्रोवर्सीज कायम रहेंगी। एक तो ये हो गया। अब आ जाते जरा ईरान के मामले पे। देखा जाए तो जाहिर सी बात है, एक हम आज तक ये समझने से कासिर हैं कि ईरान इतना एक्स्ट्रा माइल क्यों चला गया। वो एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तारीख गवाह इस बात की कि पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क। उसके बाद अगर आज के दौर में कश्मीर के इशू के ऊपर मुल्क हैं गोया कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़े हैं, एक चीन है और एक ईरान है कि जो हमारे साथ खड़ा है। इवन के मिडिल ईस्ट के अंदर भी हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। आज गवादर के अंदर, घरों के अंदर जो रोशनी है, जो बत्तियां जल रही हैं, वो ईरान की बिजली से जल रही हैं। ईरान वो मुल्क के जिसने सैंक्शन के नीचे होते हुए $3 अरब लगा के गैस पाइपलाइन आपके दरवाजे तक पहुंचा दी। मैं बात कर रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हम नतायज को तो डिस्कस कर रहे हैं, बट उसके जो अवामिल हैं हम उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्या आज के दिन पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि हाँ जैश-उल-अदल या जंदुल्ला के ग्रुप्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं जो ईरान के लिए प्रॉब्लम करते हैं? और क्या ईरान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि बलोच सेपरेटिस्ट उनकी सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान की ताकत करते हैं? शेयरिंग नहीं थी क्या? ये बताया मैं कह रहा हूँ कि हकीकतें, मैं ये कह रहा हूँ कि हकीकतें हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन हकीकतों को इदराक करते उनको हल करने की कोशिश करें। जो मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको खत्म होना चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं, वरना तो खुदा ना खास्ता ये एपिसोड्स होते रहेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली जो अनवर रजा भी बात कर रहे हैं कि अगर आपने टिट फॉर टैट करना था, अगर आपने भी हमला करना था, तो फिर सफारती सतह पे तो मामला ऐसे नहीं होने चाहिए थे कि आप सफीर को बेदखल करते और अपने सफीर को वापस बुला लेते, क्योंकि आप भी वही करने जा रहे थे कि जो अपना ईरान ने किया है। तो मेरा ख्याल में कल के दिन हमने जो हमला किया भी है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है वो दफ्तर खारजा की हो या हमारे अस्करी जो ऑफिस से आई है, दोनों की जो बॉटम लाइन है वो ये कह रही है कि जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है, बट अब हमें डायलॉग टेबल पे जाना चाहिए। जरूर होना चाहिए, लेकिन एक सलमा मैं कहूंगा कि अमेरिका 20 बरस तक अफगानिस्तान में बैठा रहा है, हमसे यही कहता था कि आपके यहाँ सेफ हेवन्स हैं, ये लोग वहां पे जाकर डिस्टर्ब करते हैं। हम स्टेट ऑफ डिनाइल में थे, लेकिन एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मारा गया, ड्रोन अटैक्स में मुल्ला मंसूर मारा गया, ड्रोन अटैक में बैतुल्ला मसूद मारा गया। ये चीजें स्टैब्लिश हुई कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि जिसकी वजह से इस तरह के एक्शंस होते हैं। तो हमें कुछ चीजों को रियल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं और एक मुल्क जिसके साथ हमारी दोस्ती की तारीख है
डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये तो स्टैटिस्टिक्स से इकोनॉमी के एक माहिर हैं, एक वक्त में ईरान पाकिस्तान का लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर रहा है। तो अगर इस मुल्क के साथ हमारी दोस्ती के ये ताल्लुकात और तारीख रही है तो उसके साथ एक नया फ्रंट तो नहीं खोल सकते। मोर इम्पोर्टेंटली ईरान की प्रॉक्सी की एक तारीख है, वो सीरिया हो, वो यमन हो या इराक हो। मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी जी। आप क्या चाहेंगे कि एक ऐसा ग्रुप के जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहा है ईरान की सरजमीन से और उसको ईरान की स्टेट की सरपरस्ती हासिल हो जाए? अगर हो गई तो आपके लिए जो पहले से प्रॉब्लम्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो थोड़ा सा नकल के साथ चलना पड़ेगा। जज्बातियत के साथ हमने रिएक्ट कर दिया। आप जुमला मुझे ऐड करना। जी जी आप कर ले, उसके बाद देखिए, जो हकायक अभी शराजी साहब के सामने रखे वो दुरुस्त हैं, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान और ईरान का एक मुआहिदा हो चुका है। 2013 में दोनों ममालिक ने बैठ के एक मुआहिदा किया था कि दहशतगर्दी के हवाले से जो भी मामला होगा वो यूनिलैटरल नहीं होगा, वो एक मुल्क नहीं उसको तय करेगा, हम दोनों बैठ के करेंगे। तो अगर कोई उनको प्रॉब्लम्स हैं थी तो वो 2013 का एग्रीमेंट वहां एग्जिस्ट करता है, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उस एग्रीमेंट की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वक्तियों के काम में तो मैं वासी साहब को कमेंट भी शामिल करूं, और जो अभी शाहिद साहब ने बातें की बिल्कुल दुरुस्त है, इससे किसी सूरत डिनाई नहीं किया जा सकता, इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात कि हम जब हमें कहा गया कि भाई सेफ हेवंस है ये वो, हमने अफगानिस्तान से बात की, हमने डोसियर दिए, हमें कहा जाता रहा बार बार कि आप अपने घर को साफ करें, अपने घर को दुरुस्त करें। फिर हमने जब अफगानियों को निकालना शुरू किया, फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर आया, और ये जो पहला अटैक ईरान की तरफ से हुआ उसके बाद भी कोई अपॉलॉजी नहीं की ईरान ने। कल या आज की तारीख में हमने बिहेवियर शिफ्ट जरूर देखा, लेकिन अभी तक कोई अपॉलॉजी ईरान की तरफ से हमने नहीं देखी। देखिए, बसद एहतराम मैं तमाम सीनियर्स हैं इनसे इख्तलाफ करूंगा कि ये कहना कि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया और ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कैलकुलेटेड मूव किया, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदाराना रिस्पॉन्ड किया। अनवर अली साहब तो ऐसे डरा रहे हैं जैसे माँ बच्चे को डराती है कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। और की बात नहीं, आप अपने मुल्क के हालात देखें ना। हम तो अफगानिस्तान के मामले में नहीं करना चाहिए। हम तो ग्राउंड रियलिटी की बात करें। क्या आपके ताल्लुकात खराब नहीं है अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ खराब नहीं है? नहीं, हमारे 75 साल से खराब है। देखिए, लेकिन ये किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो आपको आके अटैक करके चला जाए। कौन दे रहा? क्या हमने ये तो इजाजत देना तो रिस्पॉन्ड किया ना फिर उस पर। अफगानिस्तान से आने वालों ने हमारी एयर बेसेस को हिट किया है, हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों को मारा है, तो हमारा असूल उनके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, जिसने इस मुल्क में किसी भी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया, किसी और इदारे पे अटैक किया, मासूम शहरियों पे किया, उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। और ये बनता था जवाब कि आपने सबसे पहले देखें, ये रिएक्शन जो है, ये हम एक एटमी मुल्क हैं और कोई भी मुल्क आकर वहां पर अटैक कर जाए, हमारी जो इंटेग्रिटी है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसमें आ जाए, तो कैसे हम इजाजत दे सकते हैं? और उसके बाद देखिए, बहुत एक अच्छे तरीके से एक इंतजार किया गया कि ईरान बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को सेटल कर सकता था, मादरत हो सकती थी, या कोई भी तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से ये स्टेटमेंट देकर भी इसको कूल डाउन किया जा सकता था कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, शायद कम्युनिकेशन नहीं हुई, या डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो ऑपरेट नहीं थे। लेकिन कुछ वुज़रा के स्टेटमेंट्स आए ईरान से जिसमें उन्होंने बड़े ही गैर मुनासिब स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि हम आइंदा भी करेंगे। तो उसके बाद तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, और ये वो वक्त था कि जब इस पे कंडेमनेशन भी होनी चाहिए और इसको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत टाइमली, बहुत कैलकुलेटेड। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तमाम जो पाकिस्तान के पास वेपन सिस्टम, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो शायद दुनिया को नहीं पता थी, वो सब दुनिया को पता चली कि कैसे सिर्फ टारगेट को हिट किया गया, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, किसी तरीके से बहुत एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। और जिस तरह ईरान ने भी कंफर्म किया कि नॉन ईरानी उसमें हलाक हुए, ये बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स था, और ये बिल्कुल जरूरी था। और ये बहुत जरूरी था उन तमाम लोगों के लिए भी, या उन तमाम ममालिक के लिए भी जो ये समझते थे कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है किसी भी तरीके से। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट गालिबन बचे। मैं चाहूंगी एक जुमले में अगर हमारे लास्ट सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर दें डॉक्टर। एक ईरान की मुख्तसर सी तारीख आपको बता दूं। उनकी अफवाज ने, खासतौर पे उनके एयर डिफेंस ने, बहुत मिसकैलकुलेशंस की पूरी लंबी तारीख है। आपको याद होगा 176 पैसेंजर थे, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट जा रही थी और उनके एयर डिफेंस ने उसको हिट किया और गिरा दिया, एंड दे वर ऑल किल्ड। तो ये मिसकैलकुलेशन की एक तारीख ईरान की पुरानी रही, और इसको दूर करना पड़ेगा, इस सुकून को। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, लाहौर किसका होगा इलेक्शन में?
शॉर्टली? हाँ, हमें नताइज तो पहले से सबको 14 मालूम है। में उनके ऊपर एक मोहर लगानी है मेरे ख्याल में, उसका इंतजार किया जा रहा है। बाकी तो लगता है कि वन साइडेड सब कुछ चल रहा है। और कल जिस तरह हाफिजाबाद के जलसे में मियां नवाज शरीफ सब बैठे थे, वो इस कदर मुतमईन थे और उनको जलसा लग रहा अच्छा था वैसे। और 10 मिनट के लिए जलसा शायद। अच्छा जरूर था, बट वो थोड़ी सी बेजारी लग रही थी कि यार ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, इलेक्शन तो हम जीते हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इंटरेस्ट नहीं ले रही नहीं है सब। देखिए मुझे लगता है ऐसा है कि वो कन्विंस्ड हैं कि मुकाबला तो है नहीं, जिसके साथ मुकाबला था उसको तो एम्पायर ने आउट कर दिया है पहले से। वैसे उनके मैच में भी यही उम्र हुआ का भी था। कोई तकाजा हो सकता है, 3 दफा पहले भी बन चुके हैं। और फिर ये सोच हो सकती है कि जी आखिर में एम्पायर ने हमारा हाथ तो खड़ा कर ही देना। अच्छा अब्बासी साहब, आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी रिवाइवल की पोजीशन में है और क्या पीटीआई लाहौर में नून लीग को डेंट डाल सकती है वोट बैंक को? देखिए, अगर तो पीटीआई के पास इंतखाबी निशान बल्ला होता तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन अब क्योंकि पीटीआई के पास ना बल्ला है ना कोई बल्लेबाज है, तमाम जो मेन बल्लेबाज थे उनके या तो वो अंदर हैं या बिल्कुल ही बाहर हैं, तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग के लिए बहुत अच्छा नून लीग के वहाँ पे- बल्ले-बल्ले नून लीग के लिए कि बल्ले-बल्ले situation favorable आपसे मैं है। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि Shortly एक 2018 में 14 में से 10 सीटें नून लीग ने जीती थी, जब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो इस मर्तबा इस तो बार श्योर है कि उनके लिए फील्ड ही फील्ड जी है। हाँ, अच्छा इसलिए आमिर साहब, बहुत आसानी है। कैंडिडेट्स का आपने जिक्र किया, बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं नून के, और फिर हालात भी बड़े, हवा जो चल रही है वो भी उनकी तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि उनको लाहौर में मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें पहले से मैनेज की हुई हैं, और इसलिए शायद नवाज शरीफ साहब भी बड़े इत्मीनान और बड़े एतमाद दिखाई देते हैं और वक्त भी कम देते अच्छा हैं। ये बातें वैसे आप 2018 में नहीं करते होंगे, लेकिन प्रोग्राम का नहीं, वक्त वो खत्म फिर हो उस गया, वक्त हालात बड़ा तभी मुश्किल था। कमोबेश ऐसे ही थे, ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड थी, कोई रोर हंस रहा था और इसी तरह का सियासी माहौल था। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हो गया। तमाम मज़ीद मेहमानों की आमद का शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।